अस्सलाम वालेकुम। वहीं से क्लास को शुरू करते हैं जहां से हमने प्रीवियस क्लास को एंड किया था। देखें, मैंने आपको ये बताया था, आपको एक टेक्निक सिखाई थी कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो, इस सर्कल में कोई से दो रेडियल सेगमेंट हो और एक कॉर्ड हो, तो ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये होता है कि ये जो दो रेडियल सेगमेंट होते हैं, इनके साथ बनने वाला जो बेस एंगल्स होते हैं, ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और ये वो टेक्निक है, ये वो एक कॉन्सेप्ट है जो सर्कल्स के तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। आपने इसको गौर से समझ लेना है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ट्रायंगल ओ ए बी है इस क्वेश्चन में, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल 33 है, तो फिर एंगल ओ बी ए जो होगा वो भी 33 होगा। सो एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ बी ए, they both are congruent to each other, so they both will be equal to 33 degrees। अब हम y को, एंगल ए ओ बी को यानी y को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है ना। तो हम 180 में से जब 66 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 114। तो अगर y 114 है, तो अब आप अपने जहन में ये वाली प्रॉपर्टी लेके आए जो मैंने आपको अभी सिखाई थी, कि जब भी एक सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही हो एक कॉर्ड, और वही कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रही हो, तो फिर ये एंगल जो है, जो कि 50 डिग्रीज का बनेगा, क्योंकि ये सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। ओके, इस लिहाज से देखें, तो अगर आपको एंगल y का पता चल गया है, अगर आपको एंगल y का पता चल गया है कि ये 114 है, तो फिर जो x है वो इसका हाफ होगा। तो जब हम 114 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा आंसर 57 डिग्रीज। इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं कि 180 में से 66 माइनस करें तो 114 आता है, इसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 57 डिग्रीज। और इस बात की आपने यहाँ पर रीज़न बता देनी है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द circumference। तो ये पूरा मेथड होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दोबारा इस टेक्निक को आपने जहन में रखना है कि जो भी ट्रायंगल ऐसी बनेगी जिसमें दो रेडियल सेगमेंट होंगे, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। समझ आ गई आप सबको इसकी? एक और क्वेश्चन एज एन एग्जांपल करते हैं। इसमें अच्छा, अब इसमें एक चीज जो है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की है, वो हम इस जगह पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर, और इसी तरह का एक और सर्कल हम बना लेते हैं इस जगह पर, यहाँ पर। और एक सर्कल हम बना लेते हैं यहाँ पर, और इन तीनों सर्कल्स के अंदर
हम एक एंगल ले लेते हैं सेंटर पर, लाइक दिस। और इसमें हम सेंटर पर एंगल ले लेते हैं लाइक दिस। और यहाँ पर हम एंगल ले लेते हैं सेंटर पर, लाइक दिस। और एक और भी हम इसमें सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपसे अब डिस्कस करने लगा हूँ, इसको बहुत गौर से समझना है आपने। और ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये है इसका डायमीटर। और यहाँ पर हम यहाँ पर बना लेते हैं ये वाला एंगल जो सरकमफ्रेंस पर बनना था, ये वाला एंगल। अब इसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर ये एंगल सपोज 120 डिग्रीज का है, तो फिर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर सेंटर पे एंगल 120 डिग्रीज का बन रहा है, तो जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा। ऐसा ही है ना। अब जब ये वाला एंगल जो है इसका साइज इंक्रीज होगा, लाइक अगर ये एंगल है 150 डिग्रीज का, तो जाहिर सी बात है कि जो एंगल सर्कल पर बनेगा, चाहे वो यहाँ पर बन रहा हो, चाहे वो यहाँ पर बन रहा हो इस जगह पर, तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल जो है ये 75 डिग्रीज का होगा। या फिर हम इस एंगल के बारे में भी कह सकते हैं कि ये 75 डिग्रीज का होगा। अब आप कुछ यूं सोचें, अब आप कुछ यूं सोचें कि ये वाली चीज़ मौजूद ही नहीं है क्वेश्चन में। सिंपली यहाँ पे एक कॉर्ड है, तो ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बन रहे हैं ना। इसका मतलब है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये पिछली प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करती है। और यही चीज़ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपको मैंने ये सिखाया था कि एंगल जो सेमी सर्कल में बनता है वो 90 डिग्रीज का बनता है। आप ये बताएं कि जो एंगल सेंटर पे बन रहा है वो कितना है। जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है वो 180 डिग्रीज होता है ना। तो अगर सेंटर पे 180 का एंगल बन रहा है तो उसका हाफ 90 होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाली प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करती है। अब हम ये देखते हैं कि अगर जैसे आप देखें कि ये एंगल यहाँ पर 150 डिग्रीज का बन रहा है। अब यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है, हमें थोड़ा देखने पे अंदाजा होता है कि ये 180 से तो बड़ा है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये 220 डिग्रीज का एंगल है। तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल होगा ना। तो अगर ये एंगल 220 डिग्रीज है तो ये एंगल फिर 110 डिग्रीज का होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये डायग्राम कुछ इस शेप की बन रही हो, ये इस शेप की भी बन सकती है। और ये डायग्राम एक और शेप की भी बन सकती है। देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो बन रहा है 30 डिग्रीज का। ये एंगल हम सपोज कर लेते हैं 30 डिग्री से। अब आप देखें कि जो सर्कल पे बनने वाला एंगल है वो ऐसे भी तो बन सकता है, इस तरह से, लाइक दिस। तो ये एंगल भी 30 डिग्रीज का हाफ ही होगा। ये भी हमें इसका हाफ ही मिलेगा। यानी ये जरूरी नहीं है कि शेप बिल्कुल सिंपल किस्म की हो। ये शेप ऐसी सिंपल भी हो सकती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, इस किस्म की भी हो सकती है। अब हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें ये डायग्राम आपको बिल्कुल इस तरह की नजर आ रही है। तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास एक सर्कल है जो सेंटर ओ से क्रॉस कर रहा है और पी क्यू और आर तीन पॉइंट्स हैं।
सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और पी क्यू और आर से ये क्रॉस कर रहा है। हमने फाइंड करना है, हमें एंगल आर क्यू ओ गिवन है और हमें एंगल क्यू ओ आर फाइंड करना है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल है एक्स और हमें एंगल आर पी क्यू फाइंड करना है। इसको हम सपोज कर लेते हैं ये एंगल है वाई। अब जो कुछ मैं आपको अब तक सिखा चुका हूँ उसको इम्प्लीमेंट करके आप इन वैल्यूज़ को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। और वैसे भी ये बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, कोई भी फर्क नहीं है। देखते हैं क्या करना है हमने इसमें। सबसे पहले आपने इसमें ये देखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली टेक्निक इसमें यूज हो रही है, क्योंकि ओ क्यू और ओ आर both are equal to the radius, so triangle OQR is isosceles। यानी अगर ये मेजर 56 है तो ये मेजर जो है ये भी 56 होगा। तो फिर ट्रायंगल ओ क्यू आर में x प्लस 56 प्लस 56 that will be equal to 180। 56 और 56 को प्लस करें तो 112 आता है। और जब हम इसमें से 180 में से 112 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 68 डिग्रीज। अब आपको ये पता है कि जो भी एंगल सेंटर पे होता है, सर्कल पे बनने वाला एंगल उसका हाफ होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंगल आर पी क्यू will be equal to half of measure of angle आर ओ क्यू। एम का मतलब होता है उसका साइज, ये आप लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। आर ओ क्यू का साइज आपको पता चल चुका है कि वो है 68, इसलिए इसका आंसर होगा 34 डिग्रीज। और इसके आगे आपने रीजन लिख देनी है कि एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ओके, तो जब आप ये सारी बातें लिखेंगे, रीजन साथ लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें अब हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। उस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल कोई भी ऐसी शेप होती है कोई भी ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी चार साइड्स होंगी, उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल जो होती है उसकी चार साइड्स होती हैं। आपके जहन में कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स आती हैं? स्फीयर, यस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल, यस दिस इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। rhombus, parallelogram, trapezium। ये सब वो शेप्स हैं जिनके बारे में पिछली क्लासेस में आप लोग सीख चुके हैं, या एक दो ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में आप कमिंग क्लासेस में सीखेंगे। या काइट होती है, काइट जैसी शेप। ये सब के सब जो है दीज आर द दीज आर द दीज आर द क्वाड्रिलेटरल्स। अब इनमें से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं?
वो तमाम क्वाड्रिलेटरल्स जिनके चारों कॉर्नर सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आते हैं, दे आर ऑलवेज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, काइट हो, कुछ भी हो, अगर उसके चारों कॉर्नर्स या चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर आएंगे तो हम कहेंगे कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दैट क्वाड्रिलेटरल which has all the four vertices on the circumference of the circle। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है, अच्छा जी, प्रॉपर्टी को देखने से पहले ये देख लें कि हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पर बन रहे हैं। एक है ए बी सी डी, एक है ए ई सी डी। ए बी सी डी को अगर हम देखें, अगर हम ए बी सी डी को देखें तो all the four vertices are on the circle। That's why we call this a we call this a cyclic quadrilateral। आप मुझे ये बताएं, इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप मुझे ये बताएं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ए ई सी डी, जिसमें हम ई पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला, क्या ए ई सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्या ए ई सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? उसकी रीजन ये है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ पर प्रॉब्लम है इस जगह। ये वाला पॉइंट जो है ये सर्कल के ऊपर तो आ ही नहीं रहा, इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ओके जी। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, अगर हमारे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनको प्लस करने पे हमेशा 180 डिग्रीज आएगा। देखें, क्या 86 और 94 180 होता है? क्या 110 और 170 180 होते हैं? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होगी जिसके चारों कॉर्नर सर्कल पे आएंगे, और इसमें यह होगा कि ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होगा। ओके, क्वेश्चन आता है हमारे सामने इससे रिलेटेड, बहुत इजी सवाल आ गया। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द साइज ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ए ओ सी। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है ये पहले आपको समझना है। एक एंगल उस वक्त एक्यूट होता है जब वो लेस देन 90 डिग्रीज होता है। एक एंगल उस वक्त राइट एंगल होता है जब वो इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है। एंगल उस वक्त ऑब्ट्यूज होता है जब वो ग्रेटर देन 90 डिग्रीज हो लेकिन लेस देन 180 डिग्रीज हो, यानी वो 90 और 180 के दरमियान लाए करे। और एक एंगल उस वक्त रिफ्लेक्स एंगल होता है जब वो 180 से बड़ा हो, जब वो 180 से बड़ा हो और वो 360 डिग्री से छोटा हो। अगर वो 360 से भी बड़ा हो फिर शायद उसके लिए कोई और नाम हो, वो जब भी सामने आएगा तो उस वक्त उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारा जो कंसर्न है वो है इसके साथ। और देखने में ये चीज साफ नजर आती है कि दिस इज 180 डिग्रीज एंगल। इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज दिस इज रिफ्लेक्स, एंड इफ एन एंगल इज लेस देन 180 डिग्रीज बट ग्रेटर देन 90 दिस इज ऑब्ट्यूज। इस तरह का एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ए ओ सी फाइंड करना है, तो ये सवाल है। अब हम इसमें एक चीज देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, जो ए डी सी बी बन रहा है, या हम इसको ए बी सी डी भी कह सकते हैं। हम कहेंगे कि ए बी सी डी इज
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो अगर ये एंगल हम y एज्यूम कर लें तो 113 एंड y शुड एड अप टू 180 डिग्रीज। y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। आप बताएं 180 में से 113 माइनस करें तो क्या आता है। 113 प्लस 7 होता है 120। 67 डिग्रीज आएगा, फिर ही 180 सम अप होगा। अब अगर y जो है वो 60 डिग्री 67 डिग्रीज है तो x जो है वो होगा डबल ऑफ 67 डिग्रीज। इसकी रीजन लिख देते हैं। लिखने की बजाय यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इसकी रीजन को इस जगह से। इसको लेके आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं और इस तरह से हमें x का आंसर मिल जाएगा। 67 का डबल कितना होगा, 60 का डबल कितना होता है बताएं। 120 और 7 का डबल 14, तो ये आ जाएगा 134 डिग्रीज एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड ही है और इसमें उसने कुछ बातें हमसे पूछी हुई हैं। सबसे पहले वो पूछता है कि एंगल ए बी डी फाइंड करें। दिस एंगल हमें साफ नजर आ रहा है कि ये एंगल जो है ये तो 98 का हाफ होगा 49। फिर सेकंड नंबर पे वो पूछ रहा है फाइंड एंगल ए डी सी। ए डी सी ये पूरा एंगल। फिर तीसरे नंबर पे वो पूछ रहा है फाइंड एंगल बी सी डी। दिस एंगल इसको एज्यूम कर लेते हैं वाई। एडीसी को एडीसी ही रहने देते हैं, कुछ भी नहीं कहते उसको। तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में शायद ये बात बताई थी। बच्चों से अक्सर ये चीज़ जो है ये मिस्टेक हो जाती है कि क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड नहीं करते। कई दफ़ा ये होता है, आप ये समझ लें कि ये वाली वैल्यू यहाँ नहीं लिखी हुई। आप ये समझ लें ये वैल्यू यहाँ नहीं लिखी हुई, या फिर ये वैल्यू यहाँ नहीं लिखी हुई, या फिर ये वैल्यू यहाँ नहीं लिखी हुई, लेकिन इन वैल्यूज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। बच्चे पूरा क्वेश्चन अगर रीड नहीं करते तो कोई ना कोई वैल्यू मिस हो जाती है और क्वेश्चन को सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को ज़रूर रीड करें अच्छी तरह से। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया तो ओ लेवल के मैथ में जब आप मेरी क्लासेस कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ओवर ओ लेवल मैथ के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप पूरी तरह रीड करें और आप उसको सॉल्व ना कर सके। पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने इस चीज की प्रेपरेशन करनी है। तो पहला पार्ट करते हैं ये वाला। हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स जो है ये 98 का हाफ होगा। यहाँ पर आपने वही वाली प्रॉपर्टी लिखनी है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कल। अब आपको एक्स की वैल्यू मिल गई 49 डिग्रीज। सेकंड पार्ट है फाइंड एंगल ए डी सी। इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ये कहना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही वजह है कि एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी, ये दो ऑपोजिट एंगल्स होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
रीजन लिख देंगे यहाँ पे कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles at to 180 degrees। ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करने पे 180 डिग्रीज आता है। देखें किस तरह से ये मैंने कंसीडर किया है। दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस पूरे एंगल को और इस पूरे एंगल को प्लस करें तो 180 डिग्रीज का एंगल आता है। अब एडीसी एंगल तो अननोन है। और जो एंगल एबीसी है वो क्या है, वो है 49 प्लस 38। टोटल सम होगा 180 डिग्रीज। आप बताएं कि 49 और 38 को प्लस करें तो क्या आता है, 87 आता है। तो फिर एडीसी किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 87, और इस तरह से 93 डिग्रीज इसका आंसर होगा। ओके। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है फाइंड एंगल बी सी डी। अगेन हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, ये वाली ए बी सी डी। अगेन हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल प्लस होंगे तो 180 डिग्रीज का सम देंगे। लेकिन मसला ये है कि हमें ये पूरा एंगल तो पता ही नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें ऐसे पता चलेगा कि जब हमें ये एंगल पता चलेगा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एम। जब हमें एंगल एम पता चलेगा तो मसला हल होगा। और एम को जानने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली टेक्निक। ये देखें, इसमें ओ ए जो है ये एक रेडियल सेगमेंट है, रेडियस है। और ओडी जो है वो भी रेडियस है। अगर ये और ये रेडियस हैं तो फिर ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। इनको किसी और कलर से मार्क करते हैं। ये एंगल अगर एम होगा तो फिर इंशाल्लाह ये एंगल भी एम के इक्वल होगा। और हमें ये पता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ओ ए डी is isosceles triangle। So m plus n plus 98 इक्वल्स 180। इसको आप सिंप्लीफाई करें और वैल्यू फाइंड करें m की। अ, अगर हम 180 में से 98 माइनस करें तो क्या आता है, 82 आता है। और इस तरह से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 41 डिग्रीज। अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल, बल्कि इसको क्या ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब कौन से ऑपोजिट एंगल्स आ रहे हैं, वाई प्लस एंगल बी ए डी। यहां पर हम लिखते हैं एंगल वाई प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180। इसके आगे आपने रीजन लिख देनी है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमें बी ए डी का पता चल जाएगा, हमें पूरे बी ए डी का पता चल जाएगा कि वो है 41 प्लस 28। 41 और 28 को प्लस करें तो क्या आता है। इस तरह से जब हम 180 में से 69 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 111 डिग्रीज। ये इसका आंसर होगा। 180 में से 69 माइनस करके देख लेते हैं। जी बिल्कुल, ये इसका आंसर होगा। समझ आ गई आप सबको इस प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड है।
ये क्वेश्चन हम करेंगे जब हम टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट्स। कुछ यूं आपने इसको सीखना है। हम एक सर्कल ले लेते हैं। सपोज ये एक सर्कल है, और इसके अंदर ये होगा कि एक ऐसी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के अंदर से क्रॉस कर। इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। इसका नाम होता है सीकेंट। लेकिन अगर एक ऐसी लाइन हो जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, आप देख सकते हैं जो सीकेंट है ना, वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, दो जगहों पे। टेंजेंट जो है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर मीट करती है। टेंजेंट एक पॉइंट पर टच करता है। तो प्रॉपर्टी कुछ यूं है कि अगर हमारे पास एक ऐसा एक ऐसा रेडियल सेगमेंट हो, एक ऐसा रेडियस हो जो उसी पॉइंट पे रेडियस ड्रॉ हो जहां पे आके टेंजेंट टच कर रहा है, तो क्या होगा कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है? अ टेंजेंट मीट्स अ रेडियस एट 90 डिग्रीज। टेंजेंट meets a radius at 90 degrees. A tangent meets a radius at 90 degrees। यहाँ पे कौन सा एंगल 90 डिग्रीज का होगा बताएं। देखें, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इसलिए ये एंगल जो है ये 90 डिग्रीज का होगा। ओके। या ये वाला एंगल जो कंप्लीट एंगल है, जो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान बन रहा है, ये भी 90 डिग्रीज होगा। ये क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि टी एस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ओ इज अ सेंटर, वी इज अ पॉइंट। वी वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। पॉइंट्स हैं डब्ल्यू, वाई और जेड। डब्ल्यू, वाई और जेड सर्कल पे बन रहे हैं, सरकमफ्रेंस पे। और एक एंगल उसने हमें 136 बताया हुआ है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है जो कि रेशियोज का है। रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है वो रेशियो के टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे से सीखा हुआ है। थोड़ा सा उसके बारे में एक रिव्यू कर लेते हैं। जब हमारे पास ये 1:3 गिवन होता है ना, तो हम इसको 1x/3x लिख सकते हैं। यानी हम अगर इसको x एज्यूम कर लें 1x, तो ये होगा 3x। इससे हमें पता चलता है कि वी वाई जेड की वैल्यू अगर हम x ले लें, तो वाई वी जेड की वैल्यू, वी वाई जेड की वैल्यू, अगर हम वी वाई जेड की वैल्यू x ले लें, तो जो वाई वी जेड की वैल्यू है वो 3x हो सकती है। ओके। तो उस सूरत में हमें ये पता चल जाता है कि अगर हमारे पास ट्राइंगल है वाई वी जेड, तो इसके अंदर x + 3x + 136 का आंसर जो है वो आएगा 180। अब हम 180 में से 136 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 44। और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11 डिग्रीज। अब सबसे पहले वो हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वी डब्ल्यू वाई। वी डब्ल्यू वाई के लिए आप देख सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वी डब्ल्यू वाई जेड इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 136 डिग्रीज प्लस VWY = 180। इसके आगे आपने वो प्रॉपर्टी लिख देनी है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। जब हम 180 में से 136 को माइनस करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 44 डिग्रीज। तो एक आंसर तो आ जाएगा 44। SVZ, SVZ, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल है। SVZ को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल है M। और अब एक दफा फिर आपको अपने जहन में वही प्रॉपर्टी लाना होगी कि ट्रायंगल OVY एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी अगर ये एंगल जो है ये P है तो ये एंगल भी हम P एज्यूम कर सकते हैं। और आपको ये पता है कि अगर ये एंगल 44 है तो ये एंगल इसका डबल होगा यानी 88 होगा। तो फिर हम P एंगल फाइंड कर सकते हैं इन ट्रायंगल OVY। P+P+88 इक्वल्स 180। तो 2P इक्वल्स 180 माइनस 88। 2P इक्वल्स 92। P की वैल्यू आ जाएगी 92 डिवाइडेड बाय 2। P इक्वल्स 46 डिग्रीज। अब बच्चों आप ये चीज देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी इस सवाल को करते हुए कि ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्रीज का होगा, ये पूरा एंगल ऐसा था ना। उसकी रीजन थी कि ये रेडियस और टेंजेंट के इन बिटवीन बन रहा है। तो हम कह सकते हैं फिर के P प्लस दिस 3x प्लस M दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब P आपको पता चल चुका है। X आप हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया था कि वो 11 है और M हमें फाइंड करना है। तो यहां से M आपको मिल जाएगा 90 माइनस 46 माइनस 33। क्या वैल्यू आएगी M की? 90 माइनस 46 माइनस 33 इज 11 डिग्रीज। तो M आ जाएगा 11 डिग्रीज। और आखिर में वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्स एंगल VOY, ये रिफ्लेक्स एंगल, तो ये तो 360 माइनस 88 होगा। और 360 में से जब हम 88 माइनस करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।